सर आइजैक न्यूटन का ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यू मीन्स दृश्य ब्रह्मांड में बिना किसी रिलेशनशिप के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो तब हम उसे एब्सोल्यूट व्यू कहते हैं। पर जब इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा परखा गया तो वह निश्चित रूप से अस्वीकार किया गया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी भी थे जो इसके बारे में बहुत सोचते थे और काफी बड़े वैज्ञानिक भी जिनकी भौतिकी के ऊपर काफी अच्छी पकड़ थी वह भी ऐसा मानते थे कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, मतलब यह दोनों स्वतंत्र है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड में चीजें कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहती है यह जाना था। जैसे ब्रह्मांड में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें उसके सराउंड में जो ऑब्जेक्ट्स है उसके पोजीशन का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में चीजें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहती है। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि यह ऐसा दिखाई देता था कि मूविंग ऑब्जेक्ट से स्पेस की जियोमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कमरे में एक साइड से दूसरे साइड तक जाऊं तब कमरे की जियोमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब मैं कमरे से बाहर भी निकल जाऊं तो भी वहां मौजूद स्पेस में कोई बदलाव नहीं होगा। तभी भी ऐसा ही लगेगा कि सभी नियम यूक्लिडियन जियोमेट्री को फॉलो कर रहे थे। यूक्लिड 300 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान के गणितज्ञ थे। उनको जियोमेट्री का जनक भी कहा जाता है। उनकी एलिमेंट्स नामक पुस्तक गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक है। इनके पुस्तक में कुछ गिने चुने स्वयं सिद्धों के आधार पर जियोमेट्री के बहुत से सिद्धांत के परिणाम निकाले गए हैं। इनके नाम पर ही इस तरह की जियोमेट्री का नाम यूक्लिडीय ज्योमेट्री पड़ा है। हजारों वर्ष बाद भी गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए यूक्लिड की विधि संपूर्ण गणित की रीढ़ बनी हुई है। पर क्या यूक्लिडियन जियोमेट्री हमारे चारों ओर की भौतिकी को समझाने के लिए अच्छा विकल्प नहीं था? और क्या न्यूटन को इसे समझाने का मौका ही नहीं मिल रहा था? और ऐसा क्या था जो हम यूक्लिडियन जियोमेट्री से समझ नहीं सकते थे? उस वक्त तो यही स्पेस को समझने के लिए शायद एक अच्छा विकल्प था। लेकिन जब हम अंतरिक्ष को स्पष्ट रूप से यूक्लिडियन जियोमेट्री के साथ समझने जाते हैं तब वहाँ एक भ्रम तैयार हो जाता है। वह भ्रम हमें पृथ्वी स्पष्ट रूप से फ्लैट है ऐसा दिखाता है, पर पृथ्वी हमें तभी फ्लैट दिखाई देती है जब हम पृथ्वी का क्षितिज मतलब हॉरिजॉन नहीं देख पाते। पर जब हम किसी एयरप्लेन या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ से काफी दूर तक दिखाई दे, वहाँ से हमें पृथ्वी का क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तब हम आसानी से मान सकते हैं कि हम गलत थे, पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि गोलाकार है। इस तरह से यूक्लिडीय जियोमेट्री के रूल हमें तभी सेटिस्फाई करते हैं जब हमारे बदलाव की जगह काफी छोटी हो, जैसे कि हमारे कमरे की जियोमेट्री। पर अगर आप बहुत बारीक तरीके से अपने कमरे की मेजरमेंट लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपके रूम का एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता। अब ये एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। एंगल ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बने हुए सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इससे हम प्रूव कर पाते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यह हमारे काम कैसे आएगा? चलो वापस हम पृथ्वी की सतह की तरफ आते हैं। अगर हम अपने कमरे का मेजरमेंट यूक्लिडियन तरीके से मापे तो वह हमें 180 डिग्री मिलेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। लेकिन हम जब यही मेजरमेंट काफी एक्यूरेसी से लेते हैं मॉडर्न उपकरणों के साथ, तब हमें पता चलेगा कि हमारे रूम का एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की सतह पूर्णतः सपाट नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिए हुए इमेज में देख रहे होंगे। पृथ्वी की सतह कर्व है, हालांकि हमें पास से इसका पता नहीं चलता है। पास से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की सतह पूर्णतः सपाट है। तो इस बात से हम ऐसा समझते हैं कि हमारा व्यू भी जगह के साथ चेंज हो सकता है। हमें जो चित्र जैसे दिखाई दे रहा है वह वैसा ना हो। विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, वह फिजिक्स के जो रूल्स को फॉलो करते हैं वही रूल्स अगर हम एकदम सूक्ष्म लेवल पर जैसे कि क्वांटम वर्ल्ड पे अप्लाई करें तो यह वहाँ लागू नहीं होते। वह चीजें अजीब तरीके से बिहेव करती है। विज्ञान ने हमेशा ही मानव की मदद की है। वह कौन है और कहाँ से आया है, इस कहानी को विज्ञान ही आकार देगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
और क्वांटम मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से हमारी दुनिया लगातार विकसित होने वाले और हमेशा बदलने वाले रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। आने वाले वीडियोस को देखकर आप हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के लिए अनिवार्य नहीं था। हमारे ब्रह्मांड को कोई शाश्वत आदेश नहीं था जो हमें अस्तित्व में लाए। हमारा अस्तित्व तो बहुत जटिल और कभी जिनके संबंध में कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता ऐसे प्रक्रिया का नतीजा है, जिसे हम क्वांटम के दुनिया में अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं। इन सब फिजिक्स के नियम और क्वांटम वर्ल्ड के नियमों का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा रहता है, बस हम इसे इतने ध्यान से महसूस नहीं करते। उदाहरण के तौर पर अभी भी पृथ्वी की ग्रेविटी आपको उसके सेंटर की तरफ खींच रही है। अभी भी हमारी पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सूर्य का चक्कर लगा रही है। क्या आप मानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम 230 किलोमीटर प्रति सेकंड से हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, जो कि एक सुपर मासिव ब्लैक होल है। उसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है और उसका मास 19 करोड़ 68 लाख 8,300 सूरज के बराबर है। हम भी बस ब्रह्मांड के एक रिलेशनशिप के नेटवर्क का हिस्सा है जो हमेशा विकसित होते रहता है। हमेशा वक्त आगे की ओर बढ़ता रहता है। हमारे अंदर हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। हम बस अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि ब्रह्मांड की इन जटिलताओं को समझने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। ब्रह्मांड इतना जटिल है कि हम इससे बाहर निकलकर यह नहीं बता सकते कि यह अस्तित्व में है भी या नहीं, क्योंकि हम जो देखते हैं उसके पार क्या है, इसके जन्म से पहले इसका इतिहास क्या है, इसकी कोई पृष्ठभूमि मीन्स बैकग्राउंड है कि नहीं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। स्पेस को एक रिलेशनल व्यू मतलब हर चीज का एक दूसरे के साथ किसी ना किसी प्रकार कोई रिलेशनशिप है, इसे हम रिलेशनल व्यू कहेंगे। तो अंतरिक्ष को रिलेशनल व्यू से देखने का आइडिया काफी पुराना था। स्पेस का यह रिलेशनल व्यू लंबे समय से एक विचार के रूप में था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में दार्शनिक गॉटफ्रीड लीबनिज ने दूरता से एक तर्क दिया कि न्यूटन के भौतिकी में त्रुटिपूर्ण दोष था, क्योंकि यह एब्सोल्यूट व्यू ऑफ स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम की बात करते थे। 19वीं सदी के अंत में वियना में काम कर रहे अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिक जैसे कि अर्स्ट माच इस तर्क के चैंपियन थे। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत इन्हीं विचारों का एक वंशज है। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस ब्रह्मांड को समझने में हमारी कैसे मदद करती है और कई अन्य कॉन्सेप्ट पर हम नजर डालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कैसे हमारा देखने का नजरिया मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारी पोजीशन के साथ चेंज होता है। अब आप शायद रिलेशनल व्यू का मतलब जान गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। आने वाले वीडियोस में यह हमें चीजें आसानी से समझने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।